है। पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, यहाँ तक का पार्ट है ना। एक पार्ट को हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो और जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियरली नजर आए यहाँ पे चीजें, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि माइक्रोब्स का सबसे पहले मैं पढ़ा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या क्या यूज होता है, अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या यूज होता है। तो इवन इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा रोल है प्रोडक्ट वैल्यूबल ह्यूमन बीइंग के बनाने के लिए। आज के बेवरेज मतलब कि वाइन्स, रम वगैरह वगैरह और एंटीबायोटिक का, दो चीज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला एक टर्म आता है कि फर्मेंटर्स की। फर्मेंटर्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो किसी भी इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर माइक्रोब को ग्रो किया जाता है किसी लार्ज वेसल पे, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। तो मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ जस्ट एनसीईआरटी का लाइन, द प्रोडक्शन ऑफ ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, है ना, रिक्वायर्स लार्ज लार्ज वेसल्स, और उस वेसल को क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स, है ना। और इसका एनसीईआरटी डायग्राम भी बना के दिखाया है, ये रहा फर्मेंटर्स, है ना। ये रहा बड़ा बड़ा वेसल्स रहता है और इसके अंदर माइक्रोब्स को लार्ज इस पर उगाया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग फर्मेंटर्स। तो आते हैं फर्मेंटर्स बेवरेज के बारे में क्या था। तो लोग पढ़े थे कि ईस्ट जो होता है दो तरह का होता है ना। ईस्ट का नाम पे क्लासिफाई किया गया था दो तरह से, एक को तो बेकर ईस्ट बोला गया था और एक को कहा गया था बीवरर्स ईस्ट। यहाँ पे लोग ब्रीवर ईस्ट के बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक नेम के बारे में बात हो गया था पिछले वीडियो में कि ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। अगर ईस्ट के बराबर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि जो इथेनॉल बनाया जाता है, मतलब शराब, वो किस चीज से बनाया जाता है, तो फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस से बनाया जाता है। इसको अगर हम एक बार अच्छे से, है ना, यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो क्या कह रहा है कि द ईस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इससे क्वेश्चन यही बनेगा सबसे ज्यादा कि क्या क्या चीज हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले माल्टेड सीरियल्स का या फिर फ्रूट जूस का, और क्या बनाएंगे, तो इथेनॉल बनाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब इस लाइन को हम लोग एक अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या कह रहा है। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि अल्कोहलिक ड्रिंक को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस बेसिस पे, तो ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन और टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, है ना। ये मतलब कि या तो विद डिस्टिलेशन हुआ या तो विदाउट डिस्टिलेशन हुआ। विद डिस्टिलेशन क्या बनेगा, तो विस्की, ब्रांडी और रम बनेगा। और विदाउट डिस्टिलेशन अगर बनाना होगा तो वाइन या बियर बनेगा। इससे बेसिकली क्वेश्चन आता है ना कि अल्कोहलिक ड्रिंक को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, कि हम लोग रॉ मटेरियल क्या यूज किया गया। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था हम लोग, है ना, क्या क्या यूज करते हैं, सीरियल्स माल्टेड सीरियल्स या फिर फ्रूट जूस इथेनॉल बनाने के लिए। तो इसके बेस पे भी डिवाइड किया जाता है। और दूसरा है कि टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। तो टाइप ऑफ प्रोसेसिंग में दो चीज आ जाएगा, एक हो जाएगा विद डिस्टिलेशन और एक आ जाएगा विदाउट डिस्टिलेशन। विद डिस्टिलेशन में तीन चीज है, विस्की, ब्रांडी, रम। याद कर लेना क्योंकि पूछा जाता है नीट में बहुत बार कि विद डिस्टिलेशन क्या है और विदाउट डिस्टिलेशन क्या है। तो विदाउट डिस्टिलेशन में दो आ जाएगा, वाइन और बियर। अब इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, आगे क्या कह रहा है। तो आगे बात कर रहा है कि जिस तरह हम लोग फर्मेंटर्स के बारे में जाना था कि अगर माइक्रोब्स को किसी वेसल्स में, लार्ज वेसल में ग्रो किया जाए तो क्या जरूरत पड़ता है फर्मेंटर। अगर वैसे ही बड़ा बड़ा प्लांट है तो उसके लिए फर्मेंटेशन प्लांट उसका नाम दे, जिसका फिगर यहाँ पे। फिगर से तो कम चांस है क्वेश्चन आने का नीट में, पर फिर भी याद कर लेना। अब तो ये तो बात हो गया कि बेवरेज फैक्ट्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। अब हम लोग आ जाएंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीबायोटिक के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि एंटीबायोटिक होता क्या है। तो एंटीबायोटिक वैसे केमिकल्स हैं जो माइक्रोब से ही निकलते हैं, और उन्हें बहुत ही डिस्कवरी 20वीं सेंचुरी में उनका डिस्कवरी हुआ था। उनका डिस्कवरी करने वाले सबसे पहले का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। तो उससे पहले जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक है क्या। तो एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है
है ना। एंटीबायोटिक एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक माइक्रोब से बनाया जाता है ताकि दूसरे माइक्रोब्स के या तो ग्रोथ को किल कर सके या तो रिटार्ड मतलब स्लो डाउन कर सके। ये हो जाएगा डिफिनेशन एंटीबायोटिक का, जिसको याद कर लेना है कि एंटीबायोटिक एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अगर एंटीबायोटिक के बारे में बात किया जाए तो एक ग्रीक वर्ड है ना, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एंटी और एक है बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइव। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। तो वैसे तो इसका नाम है अगेंस्ट लाइफ, पर ये दूसरे माइक्रोब्स के लिए है ना, हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल होता है। लिखा हुआ भी है कि वेलफेयर में ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी के काम में आता है। ह्यूमन रेफरेंस में क्या है, ये प्रो लाइफ है ना। अगेंस्ट लाइफ ना होके हमारे लिए क्या है, ये प्रो लाइफ है। अब इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसका डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या करना चाह रहे थे कि वो पेनिसिलम नोटाटम पे अपना एक्सपेरिमेंट करते, इस तरह का फंगस है इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। और उन्होंने एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया कि एक खास बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है ना, अनवॉश कल्चर में जब उसको लिया गया तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से क्योंकि पेनिसिलम नोटाटम एक तरह केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था जो इसको ग्रो करने में नहीं कर रहा था, मतलब ग्रो नहीं होने दे रहा था, उसके रिटार्ड कर रहा था उसके ग्रोथ को। इस तरह से एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ। ये डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। कौन किया था, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पर वर्क कर रहे थे, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे कर रहे थे। उन्होंने क्या पाया, तो उन्होंने ये पाया कि जब वो कल्चर प्लेट को उसको ग्रो करवाना चाह रहे थे अनवॉश कल्चर प्लेट में, तो ड्यू टू पेनिसिलम नोटाटम जो उसके केमिकल निकल रहा था उसके वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। बाद में इसी डिस्कवरी के लिए तीन साइंटिस्ट को है ना, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया इस डिस्कवरी के लिए, है ना। क्योंकि एंस्ट और चेरी ने बाद में इसका पूरा का पूरा फुल पोटेंशियल देखा इफेक्टिव एंटीबायोटिक बनाने के लिए। आई गेस कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे टॉपिक पे अगले। तो इस पैराग्राफ के अगर बारे में बात किया जाए तो इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है, फिर भी एक ट्रिक है छोटा सा जो हम एक जगह साइड पे लिख दिया है। तीन बीमारी के बारे में कह रहा है वो कि जहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। सबसे पहला है काली खांसी वूफिंग कफ। ये नीट में आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, है ना। काली खांसी का दूसरा नाम क्या है, वूफिंग कफ। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है लिप्रोसी और गल घोटू का नाम है डिप्थीरिया। ये एक तरह से रटने वाला टॉपिक है जिसको आपको याद कर लेना है, लर्न इट। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि याद हो जाए। अब हम लोग अपने वापस वहां पे चलेंगे ऊपर में, और अब जो है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ से हर साल नीट में एक क्वेश्चन आना फिक्स है, एकदम ही फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको समझते हैं, इसको अच्छे तरह से क्या है। तो माइक्रोब्स के बारे में कह रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड में करता है। इसको याद कर लेना है सिर्फ कि एस्पेरेगलस नाइगर जो है वो एक फंगस है और वो क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। एस्पेरेगलस नाइगर क्या है, एक तरह का फंगस है जो कि बनाता है सिट्रिक एसिड। बाकी सब के बारे में अगर बात किया जाए तो बाकी सब कुछ नहीं है। एसेटोबैक्टर, नाम में ही एसेटोबैक्टर मतलब एसिटिक एसिड बनाएगा। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलियम, ब्यूटेलिकम कह रहा है तो मतलब ये ब्यूटरिक एसिड बनाएगा। लैक्टोबैसिलस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो सबके नाम में क्लियर है क्योंकि ये बैक्टर कह रहा है एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम तो ये बैक्टीरिया मतलब ब्यूटेरिक एसिड बनाएगा। लैक्टोबैसिलस है तो ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। और ये सब के सब क्या है, तो एक तरह के बैक्टीरिया है। जबकि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, एस्पेरेगलस नाइगर, वो एक तरह का फंगस है और वो बनाता है सिट्रिक एसिड। तो ये मतलब कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो यही बना सबसे ज्यादा, फिर भी हमें सब कुछ याद कर लेना है। उसके बाद अगर हम लोग इस पार्ट में जाएंगे, इस पार्ट को समझने के लिए, है ना, इसको एक जगह पे हम लिख लिए ताकि इसको और अच्छे समझाया जा सके। तो सबसे पहला हमें समझना है कि इन पांचों को हमें याद कर लेना, और ऐसे याद कर लेना ताकि क्वेश्चन मेरा एक एक क्वेश्चन यहाँ से नीट का कंफर्म ही आएगा। कंफर्म हर साल जब से नीट हो रहा है तब से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, लाइपेज। लाइपेज का
का यूज कहाँ पर है, तो लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, लॉन्ड्री में, है ना, ताकि ऑयल स्टेन को रिमूवल। एक्चुअली में डिटर्जेंट है, लॉन्ड्री से याद किया जा सकता है, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लॉन्ड्री, है ना, ऑयल स्टेन रिमूवल करने के लिए। उसके बाद आता है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज यूज टू क्लेरिफाई बॉटल जूस। बॉटल जूस जितने भी होते हैं उन सबको क्लेरिफाई करने के लिए हम पेक्टिनेज प्रोटीएज का यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम निकालता है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज का है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक में हम लोग कह सकते हैं। हार्ट अटैक में एज अ क्लॉट बस्टर, जो हमारा जो ब्लड वेसल होता है और उनके अंदर जो क्लॉट जम जाता है जिसकी वजह से ब्लड एक जगह से दूसरे जगह क्रॉस नहीं कर पाता है, इसी को वो तोड़ देता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लॉट बस्टर इन ब्लड वेसल, स्ट्रेप्टोकोकस, याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक तरह का फंगस है, उस फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका यूज कहाँ है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जब हम लोग एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो अपने ही ऑर्गन को अटैक करने लगता है, इसलिए हमें एक इम्यूनो सप्रेशन का जरूरत पड़ता है जिसको हम यूज कर सकते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। उसके बाद आता है लास्ट मेरा स्टैटिन, एक तरह का ईस्ट है ना, ईस्ट है, इसका नाम क्या है, मोलस्कस परफ्यूरियस। यहाँ पे ईस्ट का नाम ये नहीं करेंगे कि ईस्ट मेरा सैक्रोमाइस्टरवेशिया में आता है, ये स्टैटिन जिस ईस्ट से निकाला जाता है उसका जो वैरायटी वो है मोलस्कस परफ्यूरियस, और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉलिंग लोअरिंग एजेंट की तरह, कि ब्लड लोअर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी से कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। तो शॉर्ट में समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो बनता है उसको वो किस तरह से रोकता है सिंथेसिस को। अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और इस तरह से हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉलिंग लोअरिंग एजेंट स्टैटिन काम करता है। तो हमने पढ़ा यहाँ पे तीन चीज, अब हम लोग ऊपर चलेंगे और देखेंगे, वो रिवाइजन कर लेंगे एक बार। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे सबसे पहले आया था मेरा लाइपेज। लाइपेज का काम था कहाँ, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लॉन्ड्री, है ना, और इसका काम था डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में ऑयल स्टेन लॉन्ड्री में निकालने के लिए। फिर आया था कि बॉटल जूस को यूज करने के लिए किसका यूज करते थे, तो पेक्टिनेज और प्रोटीज का। ये सब ऐसा काम है जिसको एक बार देखेंगे याद हो जाएगा, और एक क्वेश्चन हमारा फिक्स है, नीट में कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकलता है और क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, मतलब हार्ट अटैक के केस में। उसके बाद आता है साइक्लोस्पोरिन ए जो कि मेरा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है। इसको कौन निकालता था, तो एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ए। फिर था स्टैटिन, स्टैटिन कौन था, तो मोलस्कस परफ्यूरियस, और ये मेरा एक ब्लड कोलेस्ट्रॉलिंग लोअरिंग एजेंट था। कैसे काम करता था हम लोग नीचे समझ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक जानेंगे, इसके बाद अगले थर्ड पार्ट में जो हिस्सा होगा उसमें हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और बाकी सब पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स इन सेवेज ट्रीटमेंट में, और फिर इस चैप्टर को अगले भाग में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका कोई डाउट है यहाँ तक अभी तक जिसमें हम पढ़ाए हैं, जो कोई क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर काम अच्छा लगे, मेरा पढ़ाना सही लगे, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें दूसरे को, ताकि एनसीईआरटी सीखना और आसान हो जाए। थैंक यू सो मच।